हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल की जो दूसरा बुक है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इस चैप्टर का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसके पहले हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रखे हैं, देख रखा है, इसको आप जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट में। और अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं। जनसंख्या कितनी थी, कितने परसेंट से बढ़ गई, इसके क्या कारक हैं, क्या नहीं है, सारी चीजें डिटेल में आज देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारा अध्ययन बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। यानी आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा पाने का एक माध्यम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए और अपनी परीक्षाओं को और आसान बनाते रहिए। तो आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सीधा मतलब है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कभी जनसंख्या 100 थी, ठीक है, अगर पॉपुलेशन जो है वो 100 है और ये 100 से 110 हो गई, यानी इसमें 10% का ग्रोथ इंक्रीज हो गया। बस यही चीज कहानी पढ़नी है हमें। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ इसके कारक हो सकते हैं जो उसको प्रभावित करेंगे, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। लेकिन ग्रोथ का मतलब कुल मिला के ये है कि जनसंख्या में कितना अनुपातिक अंतर हुआ। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक, जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे 101 करोड़ के आसपास से हम 121 करोड़ तक पहुंच गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है और भारत का क्षेत्रफल केवल 2.4% है। अब हम एक सारणी और टेबल से इस जनसंख्या वृद्धि के पूरे कंसेप्ट को देखते हैं कि कैसे इसमें वृद्धि आई है। अब देखिए, पूरा ये मैंने आपको डिटेल दिखा तो ट्रेंड आपको याद रहे। देखिए, कभी भी टेबल और आंकड़ों से ना रटना नहीं होता, आपको एक ट्रेंड ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, 2011 की जनगणना के जो प्रमुख डेटा है उसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक में छोटे छोटे डेटा डाल रखे हैं, लेकिन ये जो वर्ष हैं इनमें आप ध्यान से समझिए। 1891 से अगर आप देखें तो जनसंख्या 23 करोड़ थी, वहां से हम 2011 में कितना आ गए, 121 करोड़। तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो आप ये देख सकते हैं कि 23 से हम 121 पर आ गए। और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट सालों को देखें, जैसे 2011 से पहले 2001 को देखें तो 102 करोड़ में थे, 102 करोड़ के आसपास। अगर आजादी के समय देखें 51 में तो 36 करोड़ के आसपास हम थे और शुरू किए 23 करोड़ से। तो जनसंख्या अनवरत क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब इस जनसंख्या के बढ़ने से दो तीन चीजें उत्तरदायित्व हैं। यहां शुरू में ये जनसंख्या इतनी कम क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि लोगों को बड़ा अवेयरनेस थी, चेतना थी। तो यहां आएगा पिक्चर में, मैं भी आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूं, आगे आने वाला है, वो आ जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रोल प्ले करने वाली हैं। बर्थ रेट एंड डेथ रेट कैसे रोल प्ले करेंगी बताऊंगा अभी। अब देखते जाइए आप कि ये जनसंख्या वृद्धि का ये दशकीय वृद्धि कितने करोड़ में हुई है। 18 करोड़, 18 करोड़, 16 करोड़ ये। और ये परसेंटेज वाइज वृद्धि आप देखते जाइए। ठीक, 23 करोड़, 24 करोड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा। 24%, 24.80%। ये देखिए 71 वाला आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। 14%, 5%, 17.7% ये आपको दिखाई पड़ेगा। और उसकी औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि जो है वो आपको देखिए माइनस में भी, और 1-1%, 2-2% ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब एक एक करके इसका विश्लेषण में देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सारणी से स्पष्ट है कि 2001 से 11 के मध्य भारत की संख्या में मात्रात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यानी अगर आप क्वांटिटेटिव देखें, मात्रा के अनुसार देखें, तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपको यहां दिखाई पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आगे चलिए, 2001 से 2011 में सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाई पड़ेगी टोटल करोड़ में। लेकिन सबसे कम वृद्धि 0.08 1911 से 21 के मध्य में हुई है। ठीक, दशकीय वृद्धि सर्वाधिक 1961 से 71 के दशक में 24.8% हुई है, जबकि 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि 17.7% रह गई। अर्थात 1991 से 2001 की तुलना में 3.84 कम हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अभी मैं समझाऊंगा इसका लॉजिक भी, पहले ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। तो अगर टोटल एब्सोल्यूट देखें तो सबसे ज्यादा कब हुई है, 2001 से 2011 में 18.14 करोड़। दशकीय वृद्धि की देखें तो 1961 से 71 के बीच सबसे ज्यादा 24.8% हुई है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर 1971 से 81 में 2.22% रही।
11 से 21 के मध्य वृद्धि 0.03% रही और सन 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7 तथा वार्षिक घातांकीय वृद्धि 1.48% रही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपको ध्यान रखना है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत का जनांकीय इतिहास काफी विविधतापूर्ण है। जनांकीय इतिहास यानी कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है वो बहुत अलग अलग तरह से चेंज हो रही है, मतलब कि कहीं ज्यादा कहीं कम और अलग अलग आयु वर्ग में भी, इसकी भी चर्चा करेंगे। 20वीं सदी के आरंभ में अंत तक भारत की जनसंख्या वृद्धि 4.1/2 गुना हुई। वृद्धि दर की समयावधि को 4 भागों में बांट सकते हैं और प्रत्येक 30 वर्षीय अवधि में विभक्त किया जा सकता है। अब जो पूरा हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि का इतिहास है या जनांकीय वृद्धि जो है ये 4 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है, हर 30-30 साल का गैप लेके। प्रथम अवधि 1891 से 1921 तक, दूसरा 1921 से 1951 तक, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। तृतीय अवधि को 1951 से 1981 तक और चतुर्थ अवधि को 1981 से 2011 तक। अब आइए समझते हैं कि चारों जो अवधियां हमने ली हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए प्रथम अवधि जो है 1891 से 1921 तक, इसे स्थिर, अच्छा मैं आगे आपको एक चीज जरूर बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, बने रहिएगा। जन्म दर और मृत्यु दर से कैसे प्रभावित हो रहा है ये वृद्धि, इसको जरूर समझ लीजिएगा। अब इसे देखिए, इसे स्थिर जनसंख्या की अवधि कह सकते हैं। इस अवधि में जनगणना 1891 से मानी जाती है, यानी यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि का जो ट्रेंड था वो स्थिर जैसा बना रहा था। अब यही समझ लेते हैं कि कैसे ये स्थिर क्यों है, क्यों स्थिर नहीं है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए 3 कंडीशन मैं आपको जनांकीय संक्रमण जब मैंने बताया था तभी समझाया था। ये एक कंडीशन होती है, ठीक, जब जन्म दर, अब जन्म दर आगे आएगा भी लेकिन आप समझ लीजिए तभी ये पॉइंट भी समझ में आएगा जो हम पढ़ रहे थे स्थिर वाली। अब जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने मृत्यु हो रही है, वो जन्म दर मृत्यु दर होता है। और दूसरा पॉइंट आ गया मृत्यु दर, मृत्यु दर अंग्रेजी में कहते हैं डेथ रेट। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए कहीं पे जन्म दर क्या है, हाई है, ऊंची है, और साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची है, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग भी ज्यादा मर रहे हैं, तो पैदा भी हो रहे हैं मर भी रहे हैं, तो बहुत नहीं बढ़ेगी, स्थिर जैसी हो जाएगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कम बढ़ेगी, कम वृद्धि देखी जाएगी, तो स्थिर मान के चलिए। ठीक, अब देखिए ये पहला स्थिर कंडीशन में था। अब होता क्या है, ये खास करके ये अल्पकालीन जो देश हैं, सॉरी अल्प विकसित जो देश हैं वहां ये देखी जाती है, या पुराने जमाने में। क्यों जन्म दर हाई, क्योंकि लोगों में शिक्षा की कमी है, लोगों में समझ की कमी है, लोगों को लगता है कि जितने बच्चे हैं भगवान का आशीर्वाद है, चलिए होते जाने चाहिए, और ना कोई गर्भ निरोधक पद्धतियां तब थी, तो जन्म खूब हो रहा है। और मृत्यु क्यों हो रही है, अकाल, महामारी, खाने की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, उसका कम विकास, इस कारण खूब धड़ल्ले से लोग मर भी रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि अल्प विकसित देश जो हैं जहां पर इन चीजों की कमी है वहां पर ये देखी जाती है, या विकास, हाँ अल्प विकसित खास करके। दूसरी कंडीशन ये हो गई पहली कंडीशन। ठीक, इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये जनांकीय संक्रमण से संबंधित है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो जो हमने 1891 से 1921 तक का पहला दौर इसमें शामिल था। दूसरा कंडीशन आप देख लीजिए, दूसरे कंडीशन में क्या आपको देख सकते हैं कि जन्म दर ये अभी भी ऊंची है, लेकिन मृत्यु दर ये कम हो गई। ठीक, ये जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर कम हो गई। अब इससे क्या होगा, लोग खूब पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि ये ज्यादातर विकासशील देशों में देखने के लिए मिलता है। विकासशील जो देश हैं, अब यहां क्या हुआ है, यहां अभी शिक्षा और सामाजिक चेतना उतनी बढ़ी नहीं हुई है, तो जन्मदर तो अभी भी बढ़ रहा है, लोग बच्चे खूब पैदा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो गई है, खाने पीने की जो कमी थी वो पूरी हो गई है ना, तो इस कारण लोग मर कम रहे हैं। और यहां एक शब्द निकल कर आता है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा।
यानी लोग जो पहले केवल जब आजादी मिली थी उससे पहले केवल 30 वर्ष तक की जीवन प्रत्याशा थी, 30 वर्ष औसतन आयु थी, अब लोग 60 वर्ष से ज्यादा जी रहे हैं। तो ये मृत्यु दर हो गई, ठीक, जन्म दर मृत्यु दर। एक तीसरी कंडीशन इसमें आती है, वो तीसरी कंडीशन क्या होती है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जन्म दर ये भी कम हो गया, मृत्यु दर ये भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। ऐसे में क्या होता है, कम वृद्धि या ये भी स्थिर हो जाती है, ठीक, कम वृद्धि होती है। और ये होता है किसमें, विकसित राष्ट्रों में, विकसित देश। अब यहां क्या है, सामाजिक चेतना भी आ चुकी है, शिक्षा भी आ चुका है, इस कारण यहां पे जन्म दर कम हो गया। और क्योंकि वो बहुत विकसित स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सारी चीजें आसानी से फैसिलिटी लोगों को मिल रही हैं, तो लोग मर भी कम रहे हैं। ये वो 3 कंडीशंस हैं जो जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह प्रभावित करती हैं। तो जो हमने भारत के संदर्भ में पहली अवधि देखी, उस अवधि में जनगणना हम कब से मानते हैं, 1891 से मानते हैं। तो 1891 से इस वाली अवधि में हमने क्या देखा कि जनगणना क्या रही, स्थिर रही। इस अवधि में 1891 से 21 तक 30 वर्षों में 1.20 करोड़ की वृद्धि हुई, प्रति वर्ष में केवल 4 लाख की वृद्धि। इस अवधि में महामारी, इसलिए मर रहे थे, दुर्भिक्ष, अन्न का अभाव, इस कारण मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर कम होने से प्राकृतिक वृद्धि सीमित रही। तो सीमित वृद्धि आप कह सकते हैं कि इसमें होगी, ठीक है, स्थिर नहीं, स्थिर बल्कि यहां पर आप सीमित वृद्धि यहां लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप सीमित वृद्धि लिख लीजिए, ठीक है ना, सीमित वृद्धि, ठीक। और यहां पर आप कह सकते हैं कम वृद्धि, या इसको स्थिर, यहां स्थिर आपके लिए ज्यादा बेहतर है, यहां की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, ठीक। तो ये पहले क्या है, सीमित वृद्धि इसमें देखी गई कि बहुत कम वृद्धि इसमें देखी जा रही थी, ठीक है। अच्छा, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर यहां कम रहेगा, तो ये कंडीशन हमने देख ली। अच्छा, दूसरी अवधि देखते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और देख लीजिए, 11 से 21 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक रही, जनसंख्या घटी बढ़ी नहीं, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों की निरक्षा, आधारगत आवश्यकताओं की कमी मुख्य कारण है। ये कंपैरिजन दिखा दिया कि प्रथम अवधि में और जो स्पष्ट अवधि 11 से 21 वाला है उसमें देख लीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा एक और, 1901 से लेके 1991-2011 तक की क्या स्थिति रही है जन्म दर। अब इसमें आप ठीक से पढ़ लीजिए, यहां देखिए जन्म दर 49%, मृत्यु दर 42%, ज्यादा अंतर नहीं। यहां जन्म दर 48%, मृत्यु दर 47%, ज्यादा अंतर नहीं। अब ध्यान से देखते जाइए, जन्म दर कम होती जा रही है और मृत्यु दर भी कम होती जा रही है, यानी जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर में गैप बढ़ता जा रहा है, तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहां आइए, केवल जन्म दर 21% और मृत्यु दर 7%, गैप कितना बड़ा हो गया, इसलिए जनसंख्या में क्या हो रहा है, तेजी से वृद्धि हो रहा है। हालांकि जन्म दर भी नीचे आई है और मृत्यु दर तो नीचे आई है, क्योंकि विकास, हमने स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी चीजें विकसित कर ली हैं, लेकिन यहां जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर कम है, केवल यहां 5-7% का है, यहां 15% के आसपास हो गया, 14% के आसपास हो गया। तो यहां जन्म दर मृत्यु दर में गैप जब ज्यादा रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, और यहां जनसंख्या सीमित रूप से बढ़ रही थी। तो ये ट्रेंड आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी अवधि में आते हैं, इसे धीमी गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की अवधि भी कहते हैं। इस अवधि में जनसंख्या में 11 करोड़ की वृद्धि हुई। 1921 के बाद कृषि के विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा में सुधार के कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण के फलस्वरूप यह वृद्धि संभव हुआ, यानी यह वृद्धि होनी शुरू हो गई और विकास भी हो रहा है। और खास करके इसमें 21 से 51 तक में देखेंगे आप, तो अंग्रेजी शासन ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा था। मृत्यु दर सन 21 में 47 प्रति हजार से घटकर 51 में 27 प्रति हजार रह गई, परंतु जन्म दर जो है वो 40 प्रति हजार पर स्थित रही, इसलिए जन वृद्धि हो गई। तो मृत्यु दर कम हो गई, जन्म दर वहीं बना रहा, तो जनसंख्या बढ़ने लगी। अब 51 से 81 देख लीजिए, अब यहां पर और जनसंख्या बढ़ेगी। इस दौर में अगर आप देखें तो 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जैसे हमने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, पंचवर्षीय योजना जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं, तो इसमें कृषि पर, उद्योग पर ध्यान दिया गया, तो लोगों के पास थोड़ी संपन्नता आई। फिर 1967 के आसपास हमने हरित क्रांति की, यानी हमने क्या किया, हरित क्रांति, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, तो अन्न का अभाव जो था वो कम होने लगा। हमने श्वेत क्रांति की, उससे दूध मिलने लगा। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, मृत्यु दर घटने लगी लगातार। इस अवधि को जनसंख्या की तेज गति से बढ़ती हुई अवधि कहते हैं। 51 से 81 के मध्य जनसंख्या 32.2 करोड़ की वृद्धि हो गई। यह वृद्धि लगभग दोगुने से थोड़ी कम थी। इसके प्रमुख कारण देश का बहुमुखी आर्थिक विकास, चिकित्सा सुविधा और खाद्य आपूर्ति में सुधार और मृत्यु दर में कमी, ये कारण मैंने आपको बताए। ठीक है,
तो ये सारी वो चीजें थी जिससे मृत्यु दर धीरे धीरे घटने लगी। और चतुर्थ अवधि क्या थी? यह अवधि जनसंख्या की वृद्धि की चौथी अवधि है। 81 से 91 के मध्य जनसंख्या 68.38 करोड़ से बढ़ के 84.83 करोड़ हो गई। प्रथम 10 वर्षों में जनसंख्या 16.05 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई, जबकि 91 से 2001 के बीच 18.27 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई। तो तेजी से जनसंख्या इसमें बढ़ती चली गई। ये चतुर्थ अवधि में आप देख सकते हैं। 2001 से 11 के बीच 18.14 करोड़, 81 से 91 के दशक में 10 की वृद्धि 23.85, 71 से 81 के बीच में 24.70% थी। तो ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या थी। आप ये चारों फेज देख सकते हैं। 91 से 2001 के मध्य 10 की वृद्धि 21% थी। 2001 से 11 में 17.7% रही। इससे स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के मध्य भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। और गिरावट क्यों कम आई है? क्योंकि जन्म दर भी अब कम आ रहा है। लोग अब बच्चे पैदा करने से कितरा रहे हैं कि इतने बच्चे नहीं होने चाहिए। तो अब मृत्यु दर तो कम हो ही रही है, लेकिन मृत्यु दर नहीं बढ़ी है, जन्म दर कम हो रहा है, इसलिए अब जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी कमी आई है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब एक चीज आप देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं देश में। तो एक तो जन्म दर है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। अगर जन्म दर ज्यादा रहेगा तो यहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। अब मृत्यु दर का क्या है? मृत्यु दर अगर ज्यादा रहेगी तो जनसंख्या कम होगी, और मृत्यु दर अगर कम रहेगी तो जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो ये आप समझ लीजिए। और मृत्यु दर जैसे जैसे कम होती गई, जनसंख्या बढ़ती गई है। बाल विवाह ये एक सामाजिक कह सकते हैं कारक है। अगर मान लीजिए कि बच्चों की जल्दी विवाह कर दिया जाता है, तो लोगों का जल्दी विवाह होगा तो ज्यादा समय वैवाहिक जीवन रहेगा, तो बच्चे ज्यादा होंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। परिवहन के साधनों की वृद्धि अगर होगी तो जाहिर सी बात है, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग जहां पहुंचेंगे और वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। विवाह और संतान प्राप्ति की अनिवार्यता एक और सामाजिक कारण है। जीवन प्रत्याशा का बढ़ना, मृत्यु दर कम हो रही है, जीवन प्रत्याशा, लोग लंबे उम्र तक जी रहे हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्रवास और अन्य कारण, ये सारे वो महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। किसी भी देश में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष की अवधि में जितने लोग जन्म लेते हैं या जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। तो सामान्यतः जन्म दर जितनी ऊंची होगी, जनसंख्या की वृद्धि दर भी उतनी अधिक होगी। विकसित देश में जन्म दर 16 से 20 प्रति 1000 होती है। हमारे यहाँ जन्म दर अभी भी 2011 में 21.8 प्रति 1000 है। तो ये भारत में 1000 पे 21 लोग पैदा हो रहे हैं लगभग, ये ध्यान रखिए। तो जितनी ज्यादा जन्म दर उतनी ज्यादा जनसंख्या। किसी भी देश में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में जितने लोग मरने वाले होते हैं उसको जन्म दर, मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर जितनी ऊंची होगी, जनसंख्या वृद्धि उतनी ही कम होगी, और जितनी मृत्यु दर ज्यादा होगी, जनसंख्या वृद्धि उतनी कम होगी, और जितनी कम होगी मृत्यु दर उतनी जनसंख्या ज्यादा होगी। 21 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर 47 थी प्रति 1000, अब घट के 2011 में केवल 7 रह गई है। देख लीजिए, 1921 के आसपास 47 लोग मर रहे थे 1000 में, अब केवल 7 लोग मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मृत्यु दर के घट जाने से जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हो रही है। जीवन प्रत्याशा का बढ़ना, तो जब ज्यादा प्राकृतिक वृद्धि दर इसको कहते हैं, तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। हमारे यहाँ विगत वर्षों में भरण पोषण की सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से काफी वृद्धि हुई है। इससे मृत्यु दर में कमी हुई है और जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। ठीक, सन 1921 में जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष थी, देख लीजिए, केवल 20 वर्ष लोग जी रहे थे। 1991 में 59 हो गई, और वर्तमान में अब 65 वर्ष हो गई है। लगभग 65 वर्ष के आसपास लोग जीवित रह रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर घट जा रही है। प्रवास यानी माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं रोजगार के लिए, प्रतिकर्ष कारकों के लिए। तो भारत में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर प्रवास का बहुत कम असर होता है, इसलिए कि बाहरी देशों को लेकर यहाँ आकर कम रह रहे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह अगर लोग देश के अंदर ही जाते आते हैं तो उससे जनसंख्या पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक भाग से दूसरे भाग में होता है, इसलिए देश की कुल जनसंख्या पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। विगत वर्षों में 1.5 करोड़ बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ आए हैं। तो ये जो बांग्लादेश के रिफ्यूजी और अलग अलग देशों के रिफ्यूजी, रोहिंग्या आपने सुना होगा, तो अलग अलग जो रिफ्यूजी आते हैं, चकमा शरणार्थी, तो इससे जनसंख्या थोड़ी बढ़ती है। अब बाल विवाह की प्रथा हमने बताया सामाजिक कारण है, बाल विवाह होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। संतान प्राप्ति की अनिवार्यता, यानी अगर कंपलसरी बना जाए कि नहीं शादी हुई तो संतान जरूर होने चाहिए, बच्चे जरूर होने चाहिए, तो ये दोनों सामाजिक कारण है जिस कारण जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टि से सम्मानपूर्ण माना जाता है कि अगर आपकी संतान हो, नहीं तो नहीं माना जाएगा। परिवहन के साधन की वृद्धि से अकाल और महामारी के प्रकोप में कमी आई है, क्योंकि क्या होता है, अगर कहीं कुछ कमी है तो लोग भाग के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां अपना भरण पोषण करते हैं, फिर चले आते हैं। तो परिवहन रहेगा तो ये चीजें होगी, तो जनसंख्या वृद्धि से बढ़ी है। अन्य कारणों में जैसे संयुक्त परिवार की प्रथा, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, इससे क्या है, लोगों में चेतना नहीं है, लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, तो इससे भी जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने खत्म किया, जिसमें जनसंख्या वृद्धि क्या है,
हर किन किन दशकों में ज़्यादा वृद्धि हुई है, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इस जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, इसकी चर्चा हमने डिटेल में की। किसी पॉइंट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे भी आपको क्लास कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या मिल जाता है, सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू मिलेगा, कंप्लीट चैप्टर्स के रिवीजन मिलेंगे, इसके अलावा चैप्टर के छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपके परीक्षाओं के लिए मिलेगा। इसमें वेबसाइट में क्रमवार तरीके से लगा दिया गया है, आप जाकर वहां इस तरह से इसको वीडियो को प्ले करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी शिक्षा कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस और आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।